So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the questions of liabilities of auditor, right? तो वापस से वही बात है कि MCQ का सेपरेट वीडियो रहेगा, क्वेश्चन आंसर जो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे उसके सेपरेट वीडियो रहेगा। नवंबर 21 की RTP तक का कंपाइलर इधर है, मीन्स क्वेश्चन यहाँ तक है, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सारे MCQs है, ठीक है, सारे मतलब इसमें MCQs अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है जी यहाँ से, मई 18। द ऑडिटर ऑफ मेसर्स क्विक लिमिटेड, उनको मैनेजमेंट से प्रेशर आया इन सर्टिफाइड द फिनेंशियल्स, क्या फिनेंशियल सर्टिफाई करो ओवर स्टेटेड फिगर का। अब ऑडिटर ने क्या किया कि इस पर कॉग्निजेंस लिया। द ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस एक्ट ऑफ द ऑडिटर ट्रिब्यूनल, ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस एक्ट ऑफ द ऑडिटर, ये ऑडिटर के इस एक्ट पे कॉग्निजेंस लिया गया। ऑडिटर ने नहीं लिया, ऑडिटर के एक्ट पे कॉग्निजेंस लिया गया। ट्रिब्यूनल इनिशिएटेड द प्रोसीड्स, तो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी। अब ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग इन ब्रीफली लिस्ट द पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल इन दिस रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू मेकिंग ऑर्डर अगेंस्ट द ऑडिटर। तो इस रिस्पेक्ट में ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है, इंक्लूडिंग रिलेटिंग टू मेकिंग ऑर्डर अगेंस्ट द ऑडिटर। तो ले देखिए हमें ट्रिब्यूनल की पावर्स बताने, मतलब जब ऑडिटर ने फिनेंशियल्स को सर्टिफाई करा ओवर स्टेट फिगर्स को, भले वो प्रेशर में किया हो जो भी किया हो, तो ट्रिब्यूनल के पास अब क्या पावर है। देखो तो इधर आया है प्रेशर, सबसे पहले बात आ रही प्रेशर की, क्योंकि इधर लिखा हुआ है क्विक लिमिटेड कम्ड, इसका मतलब होता है प्रेशर। जब मैनेजमेंट ने प्रेशर दिया आपको, हाँ आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि पर्सन ने स्टेटमेंट करा है, ठीक है, मेक अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है सर्टिफिकेट, रिपोर्ट, रिटर्न, प्रॉस्पेक्टस, फिनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें स्टेटमेंट दिया है। अब ये जो स्टेटमेंट है पर्टिकुलर या तो फॉल्स है या तो ओमिट है। तो जो मटेरियल फैक्ट है या तो ओमिट है, वो चलो है भी, तो फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर है, मटेरियल पर्टिकुलर फॉल्स है एंड मटेरियल फैक्ट ओमिट है। तो फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर एंड ओमिट मटेरियल फैक्ट एंड नोइंग टू बी द मटेरियल, नोइंग टू बी मटेरियल। पर इधर हमको फोकस देना है, अगर आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इधर देखो प्रेशराइज किया है मैनेजमेंट ने। तो क्या लिखा हुआ है कि पर्सन 278 में कि अगर पर्सन एक्ट और इंड्यूसेस, अगर वो इंड्यूस करता है अनदर पर्सन को, क्या आप डिलीवर करो IT अथॉरिटीज़ को फॉल्स स्टेटमेंट इन अकाउंट्स डिक्लेरेशन। और ये जो इंड्यूस करे उसको पता है कि ये जो है इन्फॉर्मेशन फॉल्स है। अब ध्यान रखना कि ये जो इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने डिलीवर कर दिया ना, तो ऐसे केस में डिलीवर कराए तो इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट पे पेनल्टी है, या अनदर पर्सन जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या और आई कैन से लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर है, तो ये ऑडिटर है। जैसे कि मैनेजमेंट प्रेशराइज कर रहा है और ऑडिटर ने फॉल्स स्टेटमेंट, अकाउंट्स, डिक्लेरेशन या IT अथॉरिटीज़ को दे दिया उसने, तो यह ऑडिटर के ऊपर ये पर्टिकुलर फाइन है। इस पर तो होंगे एक्शन, पर अभी ऑडिटर पे ये फाइन है। अब देखो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर फ्रेश, a newly qualified CA wants to start practice and he required your advice among other things on the criminal liability। उसको आपसे क्रिमिनल लाइबिलिटी पे एडवाइस चाहिए। अब क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ पे एडवाइस दोगे तो 34 तो आएगा, वो 448 भी आएगा। तो कायदे से देखो सेक्शन 34 भी आया, सेक्शन 448 भी आया और 447 भी आएगा। ओके, 34 में क्या होता है कि 34 सिर्फ प्रॉस्पेक्टस के लिए। तो पर्सन ऑथोराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस, जो पर्सन ऑथराइज है प्रॉस्पेक्टस को इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो पर्सन ऑथराइज टू इशू सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉस्पेक्टस, उस प्रॉस्पेक्टस में स्टेटमेंट है या पर्टिकुलर मैटर। अब स्टेटमेंट जो है वो अनट्रू, मिसलीडिंग है, या मैटर है या तो इसका इंक्लूजन है या ओमिशन है। तो उस प्रॉस्पेक्टस में या तो स्टेटमेंट है विच इज़ अनट्रू और मिसलीडिंग, प्रॉस्पेक्टस में स्टेटमेंट है विच इज़ अनट्रू और मिसलीडिंग, और मैटर है जो इंक्लूड या ओमिट है। तो कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट है या कुछ मैटर्स है जो इंक्लूड या ओमिट है विच लाइकली टू मिसलीड। तो इंक्लूड कुछ मैटर है या ओमिट कुछ मैटर है बट विच लाइकली टू मिसलीड। तो मिसलीडिंग स्टेटमेंट है या कुछ मैटर इंक्लूड या ओमिट है विच लाइकली टू मिसलीड, ठीक है। तो ऐसे पर्सन जिसने प्रॉस्पेक्टस इशू करा है 447 में लायबल हो जाते हैं। तो अगर ये प्रूव कर दे, अगर पर्सन प्रूव कर दे कि जो स्टेटमेंट है या जो मटेरियल का ओमिशन है, ये जो स्टेटमेंट है जो तो आप अनट्रू बोल रहे हो, तो इस स्टेटमेंट के केस में ये बोला है कि अगर ये प्रूव कर दे कि स्टेटमेंट वाज बोनाफाइड
एट द टाइम ऑफ इशू। प्रॉस्पेक्टस इशू करने के टाइम बोनाफाइड था, बाद में भले ही वो मिसलीडिंग हो गया, इशू करने के टाइम बोनाफाइड था। और मैटर में भी अगर मैटर में कुछ ओमिशन है, मतलब कि कुछ मैटर नहीं इंसर्ट करे प्रॉस्पेक्टस में, बट दैट मैटर इज इमटेरियल। देखो क्या बोला है कि स्टेटमेंट और ओमिशन, इफ़ यू प्रूव दैट सच स्टेटमेंट, मतलब वो जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट है वो इमटेरियल है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट बोनाफाइड है, ओमिशन इमटेरियल है, उसका रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि दैट अप टू द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस स्टेटमेंट तो सही था। तो ये तो हमारा हो गया सेक्शन 34। अब आता है सेक्शन 448। सेक्शन 34 स्टार्ट होता है अ पर्सन ऑथराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस। उसमें कंटेंट है कोई सा स्टेटमेंट और पर्टिकुलर, स्टेटमेंट और मैटर, स्टेटमेंट या पर्टिकुलर या स्टेटमेंट और मैटर पर्टिकुलर कुछ इंक्लूड है। तो पर्सन ऑथराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस कंटेन अ स्टेटमेंट इन अ प्रॉस्पेक्टस विच इज़ मिसलीडिंग, विच इज़ अनट्रू और मिसलीडिंग, और देयर इज इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी मैटर विच इज लाइकली टू मिसलीड द प्रॉस्पेक्टस। एक्सेप्शन ये है कि स्टेटमेंट वॉज बोनाफाइड एट द टाइम ऑफ इशू, या इंक्लूजन एक्सक्लूजन वॉज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ इशू, या चलो एक्सक्लूजन हुआ भी है पर वो इमटेरियल एक्सक्लूजन है अगर आपने ये प्रूव कर दिया, तो ऐसे केस में फिर आप गिल्टी नहीं हो 447 में, अदरवाइज आप फिर गिल्टी हो 447 में। अब उधर आता है पर्सन ऑथराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस, इधर है अ पर्सन मेक्स एन स्टेटमेंट, स्टार्ट ही ऐसा हो रहा है, अ पर्सन मेक अ स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट किसमें, रिटर्न, सर्टिफिकेट, रिटर्न, रिपोर्ट, प्रॉस्पेक्टस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ पर्सन मेक अ स्टेटमेंट इन दिस, एनी पर्सन हु मेक्स अ स्टेटमेंट मेक अ स्टेटमेंट इन दिस, और जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है इन मटेरियल पर्टिकुलर। तो फिर अ पर्सन ऑथराइज टू मेक स्टेटमेंट, अ पर्सन हु मेक्स अ स्टेटमेंट, अ पर्सन हु मेक अ स्टेटमेंट इन सर्टिफिकेट, रिटर्न, रिपोर्ट, प्रॉस्पेक्टस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर, या स्टेटमेंट में ओमिट है कुछ मटेरियल फैक्ट, या तो स्टेटमेंट फॉल्स है या तो स्टेटमेंट में ओमिट है कुछ मटेरियल फैक्ट। और ये इधर लिखा हुआ है कि रिटर्न, रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉस्पेक्टस स्टेटमेंट, अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय और फॉर द पर्पस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस, पर्सन, एनी पर्सन मेक अ स्टेटमेंट, किसी पर्सन ने स्टेटमेंट मेक करा है, इनमें जो फॉल्स है या तो कुछ मटेरियल फैक्ट ओमिट है, या तो स्टेटमेंट में सब है पर वो फॉल्स है इन मटेरियल पर्टिकुलर, या स्टेटमेंट में कुछ छुपाया हुआ है और मटेरियल फैक्ट छुपाया है। एंड नोइंग दैट सच मटेरियल पर्टिकुलर्स आर फॉल्स, नोइंग दैट कि मटेरियल फैक्ट्स वर ओमिटेड, पर्सन 447 में लायबल है। फिर बात आ जाती है 447 की। 447 तो बहुत ही अच्छा है कि अगर पेनल्टी, अगर फ्रॉड इन सेंस 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज़ लोअर, 10 लाख 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज़ लोअर, उस अमाउंट या उस अमाउंट से ज़्यादा है, इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ टू 10 ईयर, राइट, इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ टू 10 ईयर, इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ टू 10 ईयर, और फ्रॉड 3 टाइम्स, और फ्रॉड जो फाइन है वो फ्रॉड है, फाइन शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ फ्रॉड विच मे बी एक्सटेंड टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड। पर अगर फ्रॉड उस अमाउंट से ज़्यादा है, सॉरी, अगर फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज़ लोअर, वो अमाउंट या उस अमाउंट से ज़्यादा है, तो अभी हमने बात करी कि इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से लेकर 10 साल और 3 साल से लेकर 10 साल अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, साथ ही साथ फाइन है विच शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ फ्रॉड विच मे बी फर्दर एक्सटेंड टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड। पर अगर फ्रॉड 10 लाख 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज़ लोअर, इस अमाउंट से कम है, देन ऐसे केस में फ़ाइन लगेगा 5 साल का, फाइन लगेगा 50 लाख का। द पर्सन हु इज़ गिल्टी ऑफ फ्रॉड पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 years, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 लाख। अगला क्वेश्चन, CA Prince, a chartered accountant, has appeared before the income tax authority as the authorized representative। देखो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जैसे अपीयर था, इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव के रिस्पेक्ट में हमने सेक्शन 288 पढ़ा है, तो उसने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को फॉल्स डिक्लेरेशन डिलीवर करा। पॉइंट ये है कि CA वो अपीयर हुआ इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एंड डिलीवर करे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को फॉल्स डिक्लेरेशंस। देखो अब क्या लिखा हुआ है कि इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट की प्रोसीडिंग्स के हिसाब से अगर इसके कनेक्शन में देखा जाए तो CA ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है क्लाइंट का, वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने रिप्रेजेंट करता है। अब एनी पर्सन, किसी पर्सन ने एक्ट इन एनी मैनर
तो एनी पर्सन हु एक्ट और इंड्यूसेस इन एनी मैनर अनदर पर्सन मेक और डिलीवर्ड टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज फॉल्स अकाउंट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन। देखो क्या चीज़ें कवर है, फॉल्स अकाउंट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। और इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्या है, फॉल्स डिक्लेरेशन। अकाउंट्स पे एक क्वेश्चन आ गया, डिक्लेरेशन पे भी एक क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा केस में और एंड ही नोज टू बी फॉल्स, अगर वो स्टेटमेंट डिलीवर कर रहा है फॉल्स अकाउंट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन एंड ही नोज टू बी फॉल्स, तो ऐसे केस में 278 के लिए वो लायबल हो जाता है। फर्दर इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ फॉल्स एंड विच द सीए ईदर नोज और बिलीव्स, तो फॉल्स स्टेटमेंट सबमिट करता है वो ये नोज और बिलीव्स दैट सच स्टेटमेंट अकाउंट्स एंड डिक्लेरेशन इज फॉल्स, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी है। अब आता है अगला क्वेश्चन, स्टेट द नेचर ऑफ लायबिलिटी एज प्रोवाइडेड इन कंपनीज एक्ट फॉर एन ऑडिटर फॉर नॉट अप्रोप्रिएटली डीलिंग विद अ मिस स्टेटमेंट। एक ऑडिटर है जो मिस स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली उसने डील नहीं करा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मिस स्टेटमेंट जो अपीयर है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो मिस स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर है पर उसने उसको डील नहीं करा प्रॉपर्ली, तो नॉट अप्रोप्रिएटली डील विद द स्टेटमेंट अपीयर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मिस स्टेटमेंट है, उस मिस स्टेटमेंट से प्रॉपर्ली डील नहीं करा और ऑडिट रिपोर्ट फॉल्स इशू कर दी। देखो 34, 35 ये सब जो है ये पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस के लिए है, पर जो 448 का एक्सपोजर थोड़ा सा बड़ा है। अब देखो अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट करा है तो 44 तो यही बोलता है कि एनी पर्सन हु मेक अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट किस में, CRRPS में, सर्टिफिकेट, रिपोर्ट, रिटर्न, देन P से आ जाता है प्रोस्पेक्टस, F से आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर उधर ऑडिटर ने जो है फॉल्स स्टेटमेंट करे हैं या स्टेटमेंट करे हैं जो जिसमें कंटेंट होते हैं स्टेटमेंट में कंटेंट होते हैं फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर, तो स्टेटमेंट कंटेंट फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर या स्टेटमेंट जिसमें ओमिट है मटेरियल फैक्ट, स्टेटमेंट कंटेंट और स्टेटमेंट ओमिट, स्टेटमेंट कंटेंट फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर, स्टेटमेंट ओमिट मटेरियल फैक्ट। तो ऐसे केस में वो पनिशेबल है 447 में। अब ठीक है, तो इधर क्या लिखा हुआ है कि thus in the view of above an auditor would be held liable for criminal prosecution for not appropriately dealing with a misstatement। तो for not appropriately dealing with a misstatement, कोई सा misstatement है उसको प्रॉपर्ली उसने डील नहीं करा जो अपीयर था ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ एक मिस स्टेटमेंट था उसको उसने प्रॉपर्ली डील नहीं करा, या फॉल्स स्टेटमेंट दिया ऑडिट रिपोर्ट में। अब फॉल्स स्टेटमेंट दिया है ऑडिट रिपोर्ट में तो यहाँ से तो हमको 448 समझ में आता है, पर उसके साथ ये भी अटैच है फॉर नॉट अप्रोप्रिएटली डीलिंग विद अ मिस स्टेटमेंट अपीयरिंग इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो भी एक कंसर्न है, तो उसको भी आप इधर इंक्लूड कर लो। अगला क्वेश्चन, द ऑन द एडवाइस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ क्विक लिमिटेड ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओवरलुक, मैनेजमेंट ने एडवाइस दिया तो ऑडिटर ने तो ओवरलुक कर दिया, एंड डिड नॉट रिपोर्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सर्टन करंट ईयर सेल्स ट्रांजेक्शन टू नेक्स्ट ईयर, तो उसने रिपोर्ट ही नहीं किया जो शिफ्ट हुए ना करंट ईयर के सेल्स ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ईयर में। अब NCLT को एक्शन लेना है, तो पावर्स क्या है 140 सब सेक्शन 5 में फॉर सच एक्शन, तो इसमें हम पढ़ ही चुके हैं 278, उधर सेक्शन 278 का जिक्र हुआ है। देखते से तो हमें ये याद आ जाता है कि कायदे से हमको 447 इधर 448 इधर कर लेना चाहिए, पर वही है ना क्या लिखा हुआ है, ऑन दी एडवाइस या मैनेजमेंट सकम्ब करे SUCCUMBD, ठीक है, सकम्ब करे या मैनेजमेंट एडवाइस दे रहा है और ऑडिटर फिर ऐसा काम कर रहा है, तो CA ऑफन एक्ट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अ पर्सन हु एक्ट इन एनी मैनर अनदर पर्सन एंड मे को डिलीवर करे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को फॉल्स अकाउंट स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट अकाउंट एंड डिक्लेरेशन। अब जैसे कि इसमें इन्होंने करंट ईयर सेल्स ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट अकाउंट डिक्लेरेशन, पहले तो डिक्लेरेशन था फॉल्स, इधर तो अकाउंट ही फॉल्स है, तो लायबल हो जाएगा 278 में। फर्दर इनके सबमिशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन जो फॉल्स है एंड CA नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स और अनट्रू, तो स्टेटमेंट फॉल्स है या CA नोज, फर्दर बोल रहे हैं कि इनके द सबमिशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ फॉल्स एंड विच द CA इवन नोज दैट इट इज़ फॉल्स, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा 6 साल तक, 7 साल का, अदरवाइज 2 साल करेगा और साथ फाइन लग जाएगा आपको। तो CA हैज़ अपीयर्ड बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, फॉल्स डिक्लेरेशन डिलीवर करें, ये हो जाएगा आपका। चलो अगला क्वेश्चन, इन असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ मेसर्स क्लाउड इनकम टैक्स ऑफिसर, देखो असेसमेंट प्रोसीजर चल रहा था, ITO ने ऑब्जर्व करा सम इरेगुलरिटीज़, तो उसने इन्वेस्टिगेशन करा
जो ऑडिटर साइन करा था ओल्ड ने, जो एक CA है, वाइल गोइंग थ्रू बुक्स उसने फाउंड किया है जो क्लाउड है वो 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है। एक ऑफिशियल सेट है और एक दूसरा सेट है जो इनकम टैक्स को फाइल ऑफर करा। तो एक ऑफिशियल सेट है और जिसमें और दूसरे जिसमें सारे ट्रांजैक्शन कवर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंप्लेंट फाइल कर दी इंस्टीट्यूट को ये बोलते हुए कि नेग्लिजेंटली परफॉर्म करी ड्यूटीज़। तो नेग्लिजेंटली परफॉर्म नहीं करा इसमें ड्यूटीज़, जो प्रेजेंट करी है बुक्स उस बुक्स को ऑडिट किया गया है। तो सबसे पहले तो नेग्लिजेंस बताओ कि नेग्लिजेंसी का प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का मतलब क्या है। अगर ट्रिब्यूनल ये बोल रहा है कि इन्होंने प्रोफेशनल नेग्लिजेंस किया है तो नेग्लिजेंस क्या है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने उसका ब्रीच करा, और अपनी ड्यूटी है आपने उसका ब्रीच करा और सामने वाले को लॉस इंकर हो गया। पार्टी टू whom ड्यूटी वॉज ओड incurred a loss. So there is an existence of duty, particular, and there is a breach of such duty, and another person incurred loss. तो ऑडिटर का काम सिर्फ ऑडिट करना होता है, उसका ये काम नहीं है कि उसको ये चेक करना कि बुक्स जो है ऑफिशियल दी है कि दूसरे सेट ऑफ बुक्स दी है। अब इसका आंसर अपन देखते हैं। इट इज़ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑडिट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और प्रिपेयर करना इनकम टैक्स रिटर्न बेस्ड ऑन द बुक्स प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम, एंड ही कैन गिव ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ दोज डॉक्यूमेंट ओनली बाय एक्सरसाइजिंग रिक्विजिट स्किल एंड केयर एंड ऑब्जर्विंग द लेड डाउन ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑडिट करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो ऑडिट करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रोड्यूस करते हैं बिफोर हिम। सो an auditor is not under duty to prepare books of account and he should of course neither suggest or not assist the preparation of false account. वो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर तो करता नहीं है। तो अगर उसको 2 बुक्स ऑफ अकाउंट दिख रहे हैं तो ऑडिटर ने तो प्रिपेयर नहीं करे, तो ऑडिटर ऑफ कोर्स बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता, नहीं वो सजेस्ट करता है मैनेजमेंट को कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट 2 प्रिपेयर करो। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट और ही कंप्लीटेड द ऑडिट वर्क ऑन द ऑफिशियल सेट ऑफ बुक्स। तो अगर ऑडिटर ने अपना ड्यू स्किल एंड केयर लगाया है और अगर उसने नेग्लिजेंस नहीं बरती है तो ऐसे केस में वो गिल्टी नहीं है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू इन्वेस्टिगेट टू हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेट द ट्रूथ एंड करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन केस मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है पर वो मैनेजमेंट ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट फ्रॉड। अब जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अराइज फ्रॉम द मैनेजमेंट फ्रॉड, ये इसलिए बोला क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज फ्रॉम द फ्रॉड और एरर दोनों हो सकते हैं। अब जब वो फ्रॉड से हुआ है तो उन्होंने फ्रॉड का मतलब बताया कि फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट होता है। तो फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट होता है और ऑडिटर का कंसर्न होता है उस पर्टिकुलर फ्रॉड से, दैट कॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ऑडिटर कंसर्न विद दोज फ्रॉड्स दैट कॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब ले देखे फाइनेंशियल फ्रॉड्स, दो फ्रॉड दैट अफेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, that affect a material misstatement in a financial statement। अब फ्रॉड है तो ऐसे 240, 143 सबसेक्शन 12 एंड कारो पैरा 3 क्लॉज 10 ये सब तो होगा ही होगा एप्लीकेबल। तो पहले 240 की बात कर लेते हैं। हमें तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता नहीं कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर मैनेजमेंट फ्रॉड से ये सब हुआ है। अब यूजुअली मैनेजमेंट फ्रॉड करता है बाय ओवरराइडिंग कंट्रोल, क्योंकि मैनेजमेंट को कंट्रोल के बारे में बताया। तो मैनेजमेंट फ्रॉड्स बाय ओवरराइडिंग कंट्रोल होते हैं कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में इंगेज हो गए, मिस रिप्रेजेंट करा फाइनेंशियल पोजीशन। फिर बात करेंगे जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने की वो मैनेजमेंट और TCWG की होती। तो पहले ये बोला कि मिस स्टेटमेंट जो होता है वो फ्रॉड से भी होता है, एरर से भी होता है। फिर उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने भी फ्रॉड बताया कि फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है। फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है और सिर्फ ऑडिटर जो है फिनेंशियल फ्रॉड से कंसर्न रखता है। अब क्वेश्चन में जो है बात मैनेजमेंट फ्रॉड की भी करके रखी थी तो उन्होंने मैनेजमेंट फ्रॉड भी समझाया। तो उन्होंने मैनेजमेंट फ्रॉड भी समझाया कि मैनेजमेंट फ्रॉड क्या होता है, कि फ्रॉड जिसमें मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है। और मैनेजमेंट फ्रॉड किस तरीके से करता है, जैसे ओवरराइडिंग कंट्रोल ओवरराइड करना, फ्रॉडुलेंट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंटर करना। अब मैनेजमेंट फ्रॉड को डिटेक्ट करने की डिटेक्शन रिस्क, द रिस्क ऑफ ऑडिटर डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। मैनेजमेंट फ्रॉड से जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ है इसकी डिटेक्शन रिस्क तो ज़्यादा ही रहती है, बिकॉज मैनेजमेंट इज़ अ पोजीशन कि वो अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट कर दे, कंट्रोल्स को ओवरराइड कर दे,
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करे, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को फ्रॉडुलेंट प्रेजेंट कर दे, ओवरराइड करे कंट्रोल प्रोसीजर। तो पहले तो ये बोला कि जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ईदर बाय फ्रॉड हो सकते हैं और एरर हो सकते हैं। मटेरियल मिसस्टेटमेंट ईदर बाय फ्रॉड और बाय एरर। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट ईदर बाय फ्रॉड और एरर हो सकते हैं ऑडिटर को, जैसे फिनेंशियल फ्रॉड से मतलब जो फिनेंशियल्स को अफेक्ट करता है। रही बात मैनेजमेंट फ्रॉड की, इसका मतलब ये होता है कि फ्रॉड में मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, जैसे ओवरराइडिंग कंट्रोल करना, एंटर इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। मैनेजमेंट इस तरीके से फ्रॉड करता है और इसका रिस्क, इसका डिटेक्शन रिस्क आता है। अब सिंस मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से भी हो सकते हैं, एरर से भी हो सकते हैं, तो ऑडिटर मे बी ड्यूरिंग ऑडिट नॉट डिटेक्ट दी ऑल दी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर कंडक्ट करेगा ऑडिट एज पर दी ऐसे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसको तो वो तो रीजनेबल एश्योरेंस लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, है कि नहीं। ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड। अब क्या लिखा हुआ है ऐसा कि जो इफ ऑडिटर हैज़ रीजन टू बिलीव, देखो ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस कि वेदर द ऑडिट with the financial statement represent true and fair view, where the financial statement shows true and fair view। ऑडिटर ये गारंटी नहीं देता कि सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाएंगे। फर्दर 143 सबसेक्शन 12 आ जाता है कि वाइल ड्यूरिंग द ऑडिट इफ़ ही हैज़ रीजन टू बिलीव दैट फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट, तो फ्रॉड इन्वॉल्विंग सच अमाउंट इज बीइंग और हैज़ बीन कमिटेड इन द कंपनी बाय ऑफिसर एम्प्लॉय। इधर जो भी हो रहा है ऑडिटर रिपोर्ट करेगा मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट को। इफ़ फ्रॉड जो है 1 करोड़ और अबव है, और अगर फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को। पहला 3 क्लॉज 10 इधर भी जाएगा कि फ्रॉड बाय कंपनी या ऑन कंपनी बाय ऑफिसर एम्प्लॉय नोटिस दो रिपोर्टेड, इधर नोटिस दो रिपोर्टेड है, इधर नेचर एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड चले जाएगा। ये तो चलो ठीक है, ये हमने सब बता दिया। इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट के कारण, इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये जो मिस स्टेटमेंट है इधर फ्रॉम फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड। इफ़ अ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रॉड, द ऑडिटर इनकाउंटर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस मिल रहे हैं दैट ब्रिंग इन टू क्वेश्चन द ऑडिटर एबिलिटी। अभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस दिख गए हैं जो क्वेश्चन करता है ऑडिटर की एबिलिटी टू कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस उनको मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में चेक करेगा कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या उसे रिपोर्ट करना है पर्सन्स को हु मेड द ऑडिटर अपॉइंटमेंट। तो प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इंक्लूडिंग क्या उसे रिपोर्ट करना है जिसने उसे अपॉइंट किया या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। तो उसमें आप ये भी ऑप्शन देखो कि वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द मैनेजमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन तो करता है मेरी एबिलिटी टू कंटिन्यू। तो सबसे पहले तो वो अपनी जिम्मेदारियाँ देखेगा, ये देखेगा कि किसी को रिपोर्ट करना है कि भी नहीं करना है, क्या विड्रॉ कर सकते हैं, क्या विड्रॉ जो है लीगली परमिटेड है, और अगर हाँ तो अगर विड्रॉ लीगली परमिटेड है तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो, TCWG से डिस्कस करो विड्रॉल, और रीज़न भी बता दो। तो पहले तो आपने फ्रॉड के बारे में बताया, रिपोर्ट करा जिसने आपको अपॉइंट किया रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, फिर ये देखा आपने, फिर खुद का देखा कि क्या विड्रॉ करना सही है, लीगली परमिटेड है, अगर है तो आप वो भी डिस्कस करोगे, रीज़न बताओगे। फिर ये भी देखोगे कि वेदर द प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन जिसने अपॉइंटमेंट किया है, क्योंकि अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपने डिस्कस तो करा, फिर बाद में आप ये भी देखो कि जिसने अपॉइंटमेंट किया है उसके साथ आपको इसको रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है, या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। विड्रॉल एंड द रीजंस ऑफ सच विड्रॉल, मतलब सिंपल सी बात है कि वो अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा, प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा उस सर्कमस्टेंसेस में, इंक्लूडिंग क्या रिपोर्टिंग जिन्होंने अपॉइंट किया है उनको करनी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को करनी है, क्या विड्रॉ करना सही है, लीगली परमिसेबल है। तो डिस्कस करेंगे मैटर TCWG मैनेजमेंट से एंड डिटरमाइन करेंगे पर्टिकुलर, ठीक है, डिस्कस करेंगे, डिटरमाइन करेंगे क्या प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो रिपोर्ट करें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को जो जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया है। तो प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो देखते हैं, वो विड्रॉ के टाइम भी देखेगा और जब फ्रॉड हो तब भी देखेगा। इधर भी देखी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर भी देखी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई सा मैटर दिखे अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, ये भी देखो कि क्या रिपोर्ट करना है जिन्होंने आपको अपॉइंट किया रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। यही विड्रॉल के टाइम भी आपको देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही घटिया है यार, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है, और कुछ तो भी क्वेश्चन है
ऑडिटर लायबिलिटी इन केस ऑफ अनलॉफुल एक्ट और डिफ़ॉल्ट। अब क्लाइंट ने पर्टिकुलर अनलॉफुल एक्ट और डिफ़ॉल्ट किया है, और अगर आप इधर देखो तो एक भी ऐसे और एस किसी का भी यूज़ नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में तो ऐसी चीज़ें छोड़ो, केस बेसिस से जो बात हो वही अपन करते हैं, बट फिर भी हमारे पास अगर टाइम रहेगा तो हम बचे हुए सिचुएशन में कर लेंगे। क्या लिखा है? इंडिकेट द प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑडिटर्स लायबिलिटी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑडिटर लायबिलिटी, की ऑडिटर क्या प्रिसाइज नेचर ऑफ लायबिलिटी क्या है? कुछ वीकनेस है इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर में, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने मैनेजिंग डायरेक्टर को बता दिया। तो वीकनेस थी इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर में और मैनेजिंग डायरेक्टर को बता दिया। सब्सिक्वेंट ईयर में ह्यूज डिफैल्केशन हुआ। अब ओरिजिन जो उस डिफैल्केशन का है, क्योंकि सब्सिक्वेंट ईयर में डिफैल्केशन हुआ, द ओरिजिन ऑफ द सेम वॉज ट्रेस टू अर्लियर ईयर। जो ओरिजिन है वो पता चला कि ये तो पिछले सालों से, कुछ सालों से चले जा रहा है ये डिफ़ॉल्ट। ये जो ह्यूज डिफैल्केशन जो दिख रहा है उसका ओरिजिन तो अर्लियर ईयर से है, मतलब ये पहले साल भी था ऐसा। मैनेजमेंट वांट टू स्यू दी ऑडिटर। मैनेजमेंट बोल रहा है कि ऑडिटर ने नेग्लिजेंस किया है, वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है। देखो, जब वीकनेस दिखी ऑडिटर ने रिपोर्ट कर दिया, सिंपल सी बात। अगर पिछले साल अगर ऑडिटर को वीकनेस नहीं दिखी, हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल ट्रू एंड फेयर होंगे, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर इनहेरेंट लिमिटेशन है। ऑडिटर गारंटी नहीं देता कि सब कुछ सही है। तो कुछ वीकनेस है इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर में, जो हमें जब पता चले ऑडिटर ने तब रिपोर्ट कर दिया। उसको पहले नहीं पता चले थे, पहले वो ट्रू एंड फेयर भी शो हो रहा था। ऑडिटर ने सफिशिएंट एग्जामिनेशन करके उसको समझ में आ गया था कि ट्रू एंड फेयर इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर एडिक्वेट है, बट वो गारंटी नहीं देता है, एक रीजनेबल एश्योरेंस ही वो क्रिएट करता है। और रही बात ये भी है कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो वो इंटरनल कंट्रोल्स वो देखता है जो अराइज इन दी कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो सारे इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं करता, वो पूरे इंटरनल कंट्रोल्स को ऑडिट नहीं करता। वो जो इंटरनल कंट्रोल्स जो अराइज हुए हैं या ऑकर ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो इंटरनल कंट्रोल्स को देखता है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। और अगर उसको डिफैल्केशन लगा है तो उसने बता दिया। दैट डजंट मीन कि ये एक डिफैल्केशन है या एक नेग्लिजेंस है। चलो इसके बेसिस पे हम करते हैं कि इन गिवन केस में वीकनेस है इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर में इन द पेमेंट ऑफ वेज। मुझे पूरा इन्होंने पूरी सिचुएशन समझा दी कि मैनेजमेंट जो है ऑडिटर को स्यू करना चाहता है, पूरा का पूरा सिचुएशन बता दी। पर कुछ कंसिडरेशन आपको समझना चाहिए कि जब डिफॉल्केशन इमैनेट हुआ, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वो पास कर दी गई। वो ऐसा नहीं कि डिफॉल्केशन इमैनेट हुआ तो इन्फॉर्मेशन पास भी कर दी गई और साथ ही साथ अपनी एडिक्वेटली एक्सटेंड भी करा ऑडिट प्रोग्राम। देखो सिंपल सी बात है, अब इधर कुछ वीकनेस थी इंटरनल कंट्रोल में तो ऑडिटर ने बता दिया, और बाद में डिफैल्केशन हुआ, उसका ओरिजिनेशन अर्लियर ईयर से था, तो मैनेजमेंट ने कंप्लेंट कर दी। इसकी स्टार्टिंग ऐसी करनी है कि आपने पूरा केस बता दिया कि वीकनेस था इंटरनल कंट्रोल में, ये पूरा गिवन केस है। इस गिवन केस से आपको कुछ कंसिडरेशंस पॉइंट आउट करने हैं। इसने इन्होंने बोला कि कुछ नोटेड कंसिडरेशंस है कि जैसे ही डिफैल्केशन इमैनेट हुआ था, वीकनेस नोटिस करी थी, ऑडिटर ने कम्युनिकेट करा और अपने ऑडिट प्रोग्राम को बढ़ा भी दिया। ठीक है, मतलब कि ऑडिटर ने कम्युनिकेट करा और अपने ऑडिट प्रोग्राम को एक्सटेंड भी कर दिया, क्योंकि रिस्क बढ़ जाती है ना। तो डिफैल्केशन हुआ, ऑडिटर ने कम्युनिकेट भी करा और अपने ऑडिट प्रोग्राम को बढ़ाया। अब ऑडिटर ने कम्युनिकेट किया तो ऐसे 265 भी आएगा, और ऐसे 265 यही बोल रहे हैं कि अगर ऑडिटर जो है डिफिशिएंसी फाइंड आउट करता है इंटरनल कंट्रोल में और वो डेफिशिएंसीज जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है, तो ऐसे केस में कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज ही कम्युनिकेट की जाती है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, इंटरनल कंट्रोल था, वीकनेस था, आपने ऐसे 265 के मुताबिक बताया, पर अगर सर्कमस्टेंस ये इंडिकेट कर रहा है पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड और एरर, अगर ये सर्कमस्टेंस जो है वो शो कर रहे हैं कि भैया फ्रॉड और एरर तो है, तो ऑडिटर को उसका पोटेंशियल इफेक्ट समझना चाहिए। तो उसका पोटेंशियल इफेक्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे समझना चाहिए। ठीक है, तो अगर सर्कमस्टेंस इंडिकेट कर रहा है कि भैया फ्रॉड और एरर है, ये सर्कमस्टेंस शो कर रहा है कि भैया फ्रॉड और एरर तो है, और सर्कमस्टेंस ये शो कर रहे हैं कि दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, पॉसिबल एग्जिस्टेंस। ओके, फ्रॉड और एरर तो है, मतलब उसका पॉसिबल एग्जिस्टेंस है, तो ऐसे केस में ऑडिटर को उसका पोटेंशियल इफेक्ट देखना चाहिए कि उसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट है, एंड देन इसके हिसाब से अपनी मॉडिफाइड करेंगे अपने ऑडिट प्रोसीजर। फिर उन्होंने एक नॉर्मल एक कोड कर दिया कि नॉर्मल स्पीकिंग एज लॉन्ग एज ऑडिटर टुक ड्यू केयर इन परफॉर्मिंग ऑडिट वर्क, अगर उसने ड्यू केयर रखी है तो वो लायबल नहीं है। और वही किंगस्टन कॉटन मिल का इन्होंने केस लॉ फंसा दिया। मतलब ये घूम फिर के वापस से क्वेश्चन पे आ गया कि जब तक उसने अपनी ड्यूटीज़ का कंप्लायंस करा है, स्किलफुल उसने काम किया है, ड्यू केयर रखा है, तो वो लायबल नहीं है। किंगस्टन कॉटन मिल्स का भी एग्जाम्पल उन्होंने लेकर आए, केस लॉ लेकर आए, बोला कि ऑडिटर की ड्यूटी है डेप्ट में जाने की,
ओनली जब सस्पिशन अराइज हो। जब सस्पिशन ही अराइज नहीं हो तो डेप्ट में कैसे जाए। फिर ये बोला गया कि बाय ब्रिंगिंग द वीकनेस टू द नोट टू द एमडी अलर्टेड द मैनेजमेंट विच इज़ जुडिशियली हेल्ड द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है टू प्रोटेक्शन ऑफ असेट, तो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ब्रिंगिंग करा वो वीकनेस टू द नोटिस ऑफ एमडी, उन्होंने एमडी को बताया, अलर्ट करा मैनेजमेंट को, जो जुडिशियली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल थे, राइट। तो ऐसे केस में ऑडिटर पे चार्ज नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बड़े से क्वेश्चन को हमने ब्रेक डाउन किया। तो अच्छा बड़ा क्वेश्चन था, ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं, कायदे से 34, 447, 448 के पूछने थे, बट इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द लीगल ओपिनियन ऑफ द लीगल एडवोकेट एक्स लिमिटेड ने प्रोविजन बनाया, एक्स लिमिटेड मेड अ प्रोविजन, एक्स लिमिटेड ने प्रोविजन बनाया 3 करोड़ का इनकम टैक्स लायबिलिटी के टुवर्ड्स। असेसिंग अथॉरिटी हैज़ वर्कड आउट द लायबिलिटी एट 5 करोड़। एक्स ने तो प्रोविजन बनाया 3 करोड़ का, जो असेसिंग अथॉरिटी है हैज़ वर्कड आउट द लायबिलिटी एट रुपी 5 करोड़। अब असेसिंग अथॉरिटी 5 करोड़ बता रहा है। इट इज़ ऑब्जर्व डेट ओपिनियन ऑफ द एडवोकेट वॉज इनकन्सिस्टेंट विद द लीगल पोजिशन। जो एडवोकेट का ओपिनियन है वो लीगल पोजीशन से इन एडिक्वेट है। तो ये तो हम वैसे भी ऐसे 500 में पढ़ेंगे ही, जैसे जब ऐसे 500 में पढ़ेंगे तो इधर हमको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो ये ऐसे 500 का क्वेश्चन इधर नहीं आना था। अगला, सर्टन वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। तो मतलब वही बात हो गई ना कि पेमेंट ऑफ वेजेस में इंटरनल कंट्रोल है का वीकनेस है, वो कुछ ह्यूज डिफेल्केशन मिला है, तब तो कोई सब बताना पड़ेगा कि वीकनेस नोटिस हुआ तब तो कम्युनिकेट कर लिया, मतलब वो पूरा का पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है। और बेस्ड ऑन द लीगल ओपिनियन उसने प्रोविजन मिला 3.5 करोड़ का, एओ जो बोल रहा है 5 करोड़ का। इट वॉज ऑब्जर्व डेट ओपिनियन ऑफ एडवोकेट वो इनकन्सिस्टेंट है, तो ऐसे 500 वापस वो रिपीटेड क्वेश्चन है। लाइबिलिटीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पूछ रहे हैं। फॉर फर्निशिंग एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन एनी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय हिम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन एनी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट, रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्निश कर रहे हैं। अब समझो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पूछ रहे हैं ना ये। अब रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो हमने रूल 12A देखा था। देखो हमने वैसे तो एक 288 पढ़ा था, फिर एक 278 पढ़ा कि आपने अथॉरिटीज़ को सबमिट करा फॉल्स स्टेटमेंट। तो फर्निशन इनकम इनकरेक्ट स्टेटमेंट, उधर क्या है कि आपने अथॉरिटी को फॉल्स स्टेटमेंट फर्निश करा, इधर क्या है कि आपने रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट रखा। तो इसके लिए रूल 12A आता है कि आपने रिपोर्ट सबमिट करा, उस रिपोर्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो एई ने आपको सबमिट किया, एसएससी ने आपको सबमिट किया स्टेटमेंट अकाउंट डिक्लेरेशन, आपको पता है ये फॉल्स है और आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब देखो इसमें बहुत सारी पेनल्टी बता दी। चलो अब देखते हैं लाइबिलिटीज़। ओके अब देखो क्या है, लाइबिलिटीज़ ऑफ सीए अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर फर्निशिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्निश कर रहे हो, तो लाइबिलिटीज ऐसी 278। सबसे पहले 278, अगर पर्सन इंड्यूस इन एनी मैनर अनदर पर्सन, अगर अनदर पर्सन को इंड्यूस कर रहा है कि आप तू तो डिलीवर कर फॉल्स स्टेटमेंट अकाउंट और डिक्लेरेशन, तो तू तो डिलीवर कर फॉल्स स्टेटमेंट अकाउंट और डिक्लेरेशन। वो इधर भी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उधर भी बोला गया है कि फॉल्स स्टेटमेंट जो है डिलीवर कर रहे हैं एंड विच ही नोन्स टू बी फॉल्स, तो ऐसे केस में पनिशमेंट हो जाएगा 278 के अंदर। तो अगर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस जो भी है इवेट कर रहे हैं, इफ़ द डिक्लेरेशन अकाउंट और स्टेटमेंट, ये जो सैड है आपने तो फॉल्स सबमिट करे, तो इफ़ द सैड एक्सेप्टेड एज ट्रू एंड विच इज़ विलफुली अटेम्प्टेड टू बी इवेडेड एक्सीड, वो टैक्स इवेशन जो है 25 मतलब कि 25 लाख से ज़्यादा है, तो 6 महीने से 7 साल और फाइन लग जाएगा। ओके लेस देन है तो ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि लाइबिलिटी ऑफ सीए फॉर फर्निशिंग एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आप रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्निश कर रहे हो। फिर रूल 12A क्या है कि आप सबमिट करो रिपोर्ट, अ सीए हु एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसे रिटर्न प्रिपेयर करा जो असेसी फाइल करता है, उसे असेसिंग ऑफिसर को स्टेटमेंट अकाउंट पर्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट अकाउंट डिक्लेरेशन फर्निश करे एओ को। देखो क्या है कि सीए हु एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव
प्रिपेयर द रिटर्न फाइल्ड बाय द एसएससी, उसने प्रिपेयर कर रिटर्न एसएससी ने फाइल करे। हैज़ टू फर्निश टू द एओ, उसको फर्निश करना पड़ता है एओ को स्टेटमेंट अकाउंट डिक्लेरेशन सप्लाइड टू हिम बाय द एसएससी की जो भी एसएससी ने सप्लाई करे हैं, सबमिट करे हैं। सीए रिटर्न बनाता है, एसएससी फाइल करता है, साथ ही साथ उसको सबमिट भी करना पड़ता है। और वेयर द सीए हैज़ कंडक्टेड एग्जामिनेशन, और अगर एग्जामिनेशन करा है तो उसे रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज स्टेटमेंट अकाउंट डिक्लेरेशन तो सबमिट करना ही है। मतलब स्टेटमेंट अकाउंट डिक्लेरेशन तो सबमिट करने ही पड़ते हैं, साथ ही साथ रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी अगर एग्जामिनेशन कराए तो रिपोर्ट टू बी सबमिटेड विल बी अ स्टेटमेंट विद इन द मीनिंग, तो रिपोर्ट जो सबमिट करा है वो भी एक स्टेटमेंट ही रहेगा। वो अगर रिपोर्ट में कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन जो फॉल्स है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है कि ये एक नो तो बिलीव्स टू बी फॉल्स, तो ऐसे कैसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट इधर भी आ जाता है, एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड फाइन। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये समझना ज़रूरी है कि रिपोर्ट भी एक स्टेटमेंट है। क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट टू बी सबमिटेड, 1 सेकेंड, द रिपोर्ट टू बी सबमिटेड विल बी अ स्टेटमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 277। रिपोर्ट जो सबमिट करा है वो भी एक स्टेटमेंट ही है। फिर आती बात 271J की। 271J की जो हमने पढ़ा था कि अगर इनकरेक्ट जो है, हमने क्या पढ़ा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हो रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में, मतलब कि इनकरेक्ट सर्टिफिकेट दे रहे हो। जैसे केस में अकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये तीनों पे एप्लीकेबल है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अकाउंटेंट या सीए पे ही एप्लीकेबल है। अगर आपने जो है फर्निश करी, अगर आपने फर्निश करी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन रिपोर्ट और सर्टिफिकेट, अगर आपने रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करी, तो फॉर ईच सच सर्टिफिकेट एओ या सीआईटी अपील्स 10,000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें तीनों, जैसे पर्टिकुलर जो है 3 सेक्शन लग रहे हैं, राइट। फिर लिखा हुआ है इंडिकेट द प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑडिटर्स लायबिलिटी इन द फॉलोइंग सिचुएशन एंड सपोर्ट योर व्यूज विद अथॉरिटी इफ अ मिस स्टेटमेंट हैज़ ऑकर्ड इन द प्रॉस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी। देखो, अगर मिस स्टेटमेंट हुआ है इन द प्रॉस्पेक्टस इशू बाय कंपनी, तो देखो मिस स्टेटमेंट हुआ है प्रॉस्पेक्टस में, तो प्रॉस्पेक्टस में 34 तो लग जाएगा, 35 भी लग जाएगा। 35 कैसे लगेगा, 1 सेकेंड। ओके, अब इधर फोकस हमको प्रॉस्पेक्टस पे करना है ना, तो इधर देखो 35 भी लगा, कहा जैसे 34 भी लगना चाहिए, इधर 34 की कोई बात ही नहीं करी, चलो करिए। फिर 447 भी लगना चाहिए, 447, क्योंकि 448, इनफैक्ट 448 भी लगना चाहिए, क्योंकि 448 में भी प्रॉस्पेक्टस की बातें हैं, और साथ ही साथ 447 भी बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें पेनल्टी है। तो ले देके एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है जब बात आती है कि इफ़ अ मिस स्टेटमेंट हैज़ ऑकर्ड इन द प्रॉस्पेक्टस। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ब्राम सीए अपीयर बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, लो अपीयर बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी 278 इधर लग सकता है, देखो लग ही गया। एंड डिलीवर टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉल्स डिक्लेरेशन, तो ऐसे केस में उसको पेनल्टी लग जाएगी। फिर बात आती है कि फ्रेश एक न्यूली क्वालिफाइड सीए है, वांट टू स्टार्ट प्रैक्टिस एंड ही रिक्वायर्ड योर एडवाइस, क्रिमिनल लायबिलिटी। अब क्रिमिनल लायबिलिटी है तो 34, 448 लो आ गया, 34, 448 ये तो रिपीटेड है, और एक 447, ठीक है। फिर इन दी असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ मैसेज क्लाउड, इनकम टैक्स ऑफिसर ने कुछ इरेगुलरिटी और इन्वेस्टिगेशन करा, उसने देखा कि वाइल गोइंग थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है, मतलब ये वही बात हो गई, 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है। अब इधर ऑडिटर तो सिर्फ ऑडिट करने आया है, कोई रिटर्न, ऑडिटर रिटर्न बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता है, ना तो वो बुक्स प्रिपेयर करता है, ना तो वो एडवाइस करता है कि बुक्स को जो है ऐसे बनाओ। तो ये बोला है कि वो ऑडिट करता है, रिटर्न प्रिपेयर करता है और ओपिनियन देता है उसके ऊपर, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट पे। अगर वो सेटिस्फाइड है बुक्स एंड डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस हुए हैं उसके ऊपर वो ओपिनियन देता है, ठीक है। आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू स्किल एंड केयर, इन द इंस्टेंट केस पूरा बता दिया। उसकी ना तो ड्यूटी है बुक्स एंड अकाउंट प्रिपेयर करने की, ना तो वो सजेस्ट करता है प्रिपरेशन ऑफ फॉल्स अकाउंट। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर एक और, अविंशा इज़ अ कंपनी इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंकॉर्पोरेटेड इंगेज है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द सेक्टर, टर्नओवर 25,000 करोड़ है, ऑपरेशन भी इंक्रीज हो रहे हैं। फोकस ऑफ द मैनेजमेंट इज़ मोर ऑन कॉस्ट कटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। जो स्टेक होल्डर यूज़ करते हैं, कुछ फ्रॉड ऑब्जर्व हुए इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स रिपोर्टेड देयर इन, तो सम फ्रॉड वॉज ऑब्जर्व, राइट। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फ्रॉड ऑब्जर्व हुए, ड्यू टू विच स्टेक होल्डर को डैमेज हुआ। एज अ रिजल्ट स्टेक होल्डर ने ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया कि आप ऑडिटर को चेंज करो, समझ रहे हो।
अविशा लिमिटेड कंपनी इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लार्जेस्ट कंपनी है, टर्नओवर भी अच्छा है, ऑपरेशन अच्छे हैं, फोकस कॉस्ट कटिंग पे है, छोड़ो। फिनेंशियल स्टेटमेंट विच आर यूज बाय वेरियस स्टेक होल्डर, सम फ्रॉड वॉज ऑब्जर्व। तो उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड है, तो सिर्फ इतनी सी बात है, राइट। मतलब इस क्वेश्चन में इतनी सी बात है। एज ए रिजल्ट उन स्टेक होल्डर ने ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया है ऑन द बेसिस दैट ऑडिटर इज कॉल्यूडेड इन फ्रॉड, ये बोलते हुए ऑडिटर फ्रॉड में इन्वॉल्व है। तो ट्रिब्यूनल का पावर क्या है? टू चेंज द ऑडिटर। देखो पावर ऑफ ऑडिटर ट्रिब्यूनल टू चेंज द ऑडिटर, तो 140 सबसेक्शन 5 की बात कर रहे हैं। तो पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू चेंज द ऑडिटर, ट्रिब्यूनल के पास पावर है टू चेंज द ऑडिटर, मतलब रिमूवल ऑफ ऑडिटर। तो हमको ही पता है कि सुओ मोटो या तो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है या पर्सन कंसर्न करते हैं, और अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल को सेटिस्फैक्शन दोनों में लेना है कि अगर एक्ट फ्रॉडलेंट मैनर में किया है तो ऐसे केस में वो डायरेक्ट करेगा ऑफिसर्स को टू चेंज इट्स ऑडिटर, डायरेक्ट करेगा कंपनी डायरेक्टर ऑफिसर्स को टू चेंज ऑडिटर। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में भी ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई कर लेता है। ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड दैट एनी चेंज इन द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड तो 15 डेज के अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मेक एन ऑर्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 15 दिन का आता है सीन। एक तो होता है कि डायरेक्ट करना, ऑडिटर को चेंज करो। इधर क्या लिखा है कि विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट, जैसे एप्लीकेशन आई 15 दिन के अंदर मेक एन ऑर्डर दैट ही शैल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर। मेक एक ऑर्डर दे दो कि ही शैल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर, दैट ही शैल नॉट फंक्शन एज ऑडिटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अनदर ऑडिटर। इधर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा अनदर ऑडिटर को। देखो ट्रिब्यूनल सुओ मोटो भी चेंज करता है ऑडिटर को, वो इधर भी जो है ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है, पर वो इधर 15 दिन में देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अनदर ऑडिटर को अपॉइंट करता है। तो ऑडिटर वेदर इंडिविजुअल फर्म जो भी है जिसके अगेंस्ट में फाइनल ऑर्डर पास हुआ, अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। तो 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाइड होता है कि वो ऑडिटर नहीं बन सकता किसी कंपनी में, और 447 के लायबल भी है। साथ ही साथ कि इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट फर्म in case of a firm the liability shall be of the firm and that of every partner and partner who acted in a fraudulent manner. तो it is hereby clarified that in case of firm the liability shall be of the firm and that of every partner. फर्म के केस में लाइबिलिटी फर्म के ऊपर रहेगी, पार्टनर के ऊपर रहेगी जो फ्रॉडुलेंट मैनर में एक्ट करा है। फिर देखा जाए तो बाद में तो सिर्फ MCQs ही है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी MCQs है, राइट। देखो आपको ये पता है कि अगर मिस स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस पे होता है तो ऐसे कैसे 34, 35, 447, 448 ये सब लगता है। हमने 34, 448 पढ़ा है। 34 में जो बात करता है वो प्रॉस्पेक्टस के बारे में बात करता है कि अगर जो पर्सन ऑथराइज है जिससे प्रॉस्पेक्टस इशू करा है, तो पर्सन ऑथराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस, उसमें स्टेटमेंट या मैटर, उसमें स्टेटमेंट है जो मटेरियल जो मिसलीडिंग है और अनट्रू है, या मटेरियल मैटर्स सॉरी या तो मैटर जिसका इंक्लूजन और ओमिशन लाइकली टू मिसलीड है, तो सच पर्सन लायबल हो जाता है 447 में। कि जिसने ऑथराइज़ करा है प्रॉस्पेक्टस इशू करने का, उस प्रॉस्पेक्टस ने ही उसने ही ऑथराइज़ करा ना इशू करने का प्रॉस्पेक्टस, उस प्रॉस्पेक्टस में ही स्टेटमेंट है, उस प्रॉस्पेक्टस में ही इंक्लूजन या ओमिशन ऑफ एनी मैटर है विच लाइकली टू मिसलीड द प्रॉस्पेक्टस, या स्टेटमेंट है विच इज़ मिसलीडिंग और अनट्रू। तो ऐसे कैसे जिसने भी ऑथराइज़ करा है वो सब 447 में लायबल है। पर हाँ, वो अपने आप को बचा सकता है ये बोलते हुए कि अगर जो स्टेटमेंट है विच वॉज बोनाफाइड, विच वॉज ट्रू, विच वॉज बोनाफाइड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इंक्लूजन और ओमिशन नेसेसरी था, वो बोनाफाइड था एट द टाइम ऑफ इशू, या ओमिशन जो भी करा है वो इमटेरियल है, ये अगर आपने प्रूव कर दिया तो आप बच जाते हो। 448 जो है वो प्रॉस्पेक्टस के अलावा और बड़ी बात करता है। वो क्या बात करता है कि पर्सन ऑथराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस नहीं, पर्सन हु मेक स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जिसमें फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर है या जिसमें मटेरियल फैक्ट ओमिटेड है, वो स्टेटमेंट आप सर्टिफिकेट, रिटर्न्स, रिपोर्ट, प्रॉस्पेक्टस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबमिट करते हो, वो उधर आप स्टेटमेंट कर रहे हो, वो नोइंग टू बी फॉल्स, इसको पता है कि ये फॉल्स है, तो ऐसे केस में 447 में पर्सन लायबल है। 447 हमको पता है, अब सेक्शन 35 आता है। सेक्शन 35 इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेक्शन 35 क्या बोलता है। सेक्शन 35 बात करता है सिविल लायबिलिटी। पर्सन जिसने सिक्योरिटी सब्सक्राइब करी है, देखो ये पूरा डायग्राम है कि पर्सन जिसने सब्सक्राइब करी है सिक्योरिटी, एक्टिंग ऑन अ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट, ठीक है, जो स्टेटमेंट इंक्लूड था ना प्रॉस्पेक्टस में, जो अनट्रू मिसलीडिंग था, वो स्टेटमेंट इंक्लूड है प्रॉस्पेक्टस में, मतलब इसको कनेक्ट होगा आपका 34 से। आपका 35 जो है 34 का ही एक्सटेंशन है,
ठीक है, तो आप ये नोट्स देखो पर्टिकुलर क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ पर्सन सब्सक्राइब सिक्योरिटीज एक्टिंग ऑन दी स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट इंक्लूडेड है, जो स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड है विच इज़ मिसलीडिंग और अनट्रू, या मैटर जिसका इंक्लूजन और ओमिशन लाइकली टू मिसलीड द प्रॉस्पेक्टस, उस टाइप के प्रॉस्पेक्टस पे एक्ट करके उसको लॉस हुआ। द पर्सन हैज सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट, एक्टिंग ऑन अ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट पे बिलीव करते हुए, और इंक्लूजन ओमिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर मैटर इन द प्रॉस्पेक्टस विच इज़ मिसलीडिंग, उसको लॉस हो गया। तो ऐसे केस में अब अगर ये 34 होता तो 34 में तो पर्सन जिसने ऑथराइज़ किया प्रॉस्पेक्टस इशू करने का, 35 में तो कंपनी पे तो लगेगा ही लगेगा, और सब पे वो लगेगा। तो सब पे मतलब कि प्रो डायरेक्टर एंड एक्सपर्ट आर प्रो ऑडिटर। देखो, डायरेक्टर एंड एक्सपर्ट आर प्रो ऑडिटर मतलब कि डायरेक्टर पे लगेगा, या जिसने ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी नेम्ड इन द प्रॉस्पेक्टस एज डायरेक्टर, या जिसने अपने आप को ऑथराइज कर दिया है कि प्रॉस्पेक्टस में तू मेरा नाम ऐसा डायरेक्टर लिख दे। तो डायरेक्टर एंड एक्सपर्ट, अब डायरेक्टर हो गया, एक्सपर्ट हो गया, आर प्रो ऑडिटर, प्रमोटर हो गया, पर्सन ऑथराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस हो गया, 34 वाला तो आएगा ही आएगा। तो डायरेक्टर, एक्सपर्ट, आर प्रो, प्रमोटर, पर्सन ऑथराइज किया है जिसने कि अपना मेरा नाम प्रॉस्पेक्टस में डाल दे, पर्सन ऑथराइज कर रहा है हिमसेल्फ टू बी नेम्ड इन द प्रॉस्पेक्टस एज डायरेक्टर, या तो पर्सन जिसने ऑथराइज किया है इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो ये दोनों चीज़ें लिखी, पर्सन हु ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी नेम्ड इन द प्रॉस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर, और हु इशूज ऑथराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस, प्रमोटर, एक्सपर्ट सब आ गया। ठीक है, वो सारे के सारे लायबल हो जाते हैं, राइट। पर नो पर्सन शैल बी लायबल, पर कोई भी लायबल नहीं होगा। किस सिचुएशन में लायबल नहीं होंगे? कि अगर डायरेक्टर ने कंसेंट दी थी पर उसने अपने कंसेंट विड्रॉ कर ली, डायरेक्टर हैव कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर, उसने अपने आप को ऑथराइज किया था टू बी एज अ डायरेक्टर, पर अपना फिर उसने कंसेंट विड्रॉ कर ली, तो डायरेक्टर ने अपना कंसेंट दिया फिर विड्रॉ कर लिया, या तो जो प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ है विदाउट नॉलेज। तो एक था कि कंसेंट दिया और विड्रॉ कर लिया, एक है बिना नॉलेज के प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ तो उसको पता ही नहीं है, तो इसलिए वो गिल्टी नहीं है। तो कंसेंट दिया था और विड्रॉ कर लिया। एक तो होता है कि अपना कंसेंट देना देन बाद में विड्रॉ करना, कि कंसेंट टू बी एक्ट एज डायरेक्टर फिर देन विड्रॉ, और एक होता है कि कंसेंट ही नहीं लिया, नो कंसेंट वॉज टेकन। एक होता है इशू विदाउट अथॉरिटी, तो एक होता है कि डायरेक्टर ने, एक होता है प्रॉस्पेक्टस इशू किया विदाउट कंसेंट विदाउट अथॉरिटी, और एक होता है कि आपने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया। फिर दैट द प्रॉस्पेक्टस वॉज इशू विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, एक तो होता है विदाउट अथॉरिटी, एक होता है विड्रॉ कर लिया कंसेंट। ये लिखा हुआ है कि प्रॉस्पेक्टस वॉज इशू विदाउट कंसेंट एंड ऑन बिकमिंग अवेयर उसने एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस दिया दैट इट वॉज इशूड विदाउट कंसेंट, ताकि विदाउट अथॉरिटी कंसेंट हुआ है तो उसने एक पब्लिक नोटिस भी इशू कर दिया जैसे उसको पता चला। तो एक होता है कि विड्रॉ कर लिया अपना कंसेंट, कि मैंने कंसेंट दिया था फिर मैंने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, और एक होता है विदाउट अथॉरिटी, ये प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ और जैसे उसको पता चला, जैसे उसको नॉलेज में आया उसने एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया दैट एज रिगार्ड्स दैट every misleading statement purported to be made by an expert or containing in which what purpose to be copy or an extract from a report valuation of expert। क्या बोल रहे हैं? As every misleading statement purported to be made by expert, जिसने भी करा है एक्सपर्ट ने अगर मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए है, और contain in what purpose to be the copy of an extract from a report valuation, it was a correct and fair representation। मतलब कि all was fair up to the time of issue of prospectus, कि prospectus issue करने तक सब सही था, राइट। तो एक है विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के आपने करा, और जैसे हमको पहले एक होता है विड्रॉ, कि हमने कंसेंट को विड्रॉ कर लिया, हमने दिया था कंसेंट हमने विड्रॉ कर लिया। एक होता है बिना नॉलेज के ही हुआ और जैसे हमको पता चला, जैसे हम अवेयर हुए तो हमने पब्लिक नोटिस इशू कर दिया। और एक ये है कि स्टेटमेंट जो भी दिए थे वो ट्रू थे एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, अप टू द इशू लिखा हुआ है कि अप टू द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस ये सब सही था। पर अगर ये प्रूव होता है कि प्रॉस्पेक्टस इशू है विद एन इंटेंट टू डिफॉल्ट, कि ये तो इशू है विद एन इंटेंट टू डिफॉल्ट द एप्लीकेंट, तो सारे पर्सन पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। फिर उन्हें ठीक है फॉर ऑल लॉसेस और डैमेजेस जो उसके हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो भी है,
एक्सपर्ट एज डिफाइंड इन 238 जो भी है, इसमें इंजीनियर वैल्यू CS सब आ जाते हैं। एक्सपर्ट की पूरी डेफिनेशन लिख दी। तो लाइबिलिटी वुड अराइज इफ रिटर्न कंसेंट ऑफ द ऑडिटर, 1 सेकेंड, ऑडिटर एक्सप्रेसली कहीं कवर नहीं है, ऑडिटर एक्सप्रेसली कहीं कवर नहीं है, पर अगर आप देखो तो CA, CWA एंड अदर पर्सन हु हैज़ अ पावर अथॉरिटी टू इशू सर्टिफिकेट, वो सब आ जाते हैं। द लाइबिलिटी वुड अराइज इफ़ द रिटर्न कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, की प्रॉस्पेक्टस इशू करने में अगर रिटर्न कंसेंट ऑडिटर का है, इंक्लूडिंग द रिपोर्ट परपटिंग टू हैव बीन मेड बाय हिम एज एन एक्सपर्ट, ऑडिटर एक्सपर्ट में कवर है। तो क्या लिखा हुआ है कि एंड एनी अदर पर्सन हु हैज़ अ पावर और अथॉरिटी टू इशू सर्टिफिकेट, वो सब के सब इधर आ जाते हैं, इसलिए ऑडिटर भी इधर कवर है। पॉइंट ये है कि हमने बोला कि कंपनी के साथ इन सारे पर्सन्स को भी लगेगी, तो एवरी पर्सन, तो सारे पर्सन इधर गिल्टी हो जाएंगे। तो इस तरीके से पर्टिकुलर लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर का ये वाला पर्टिकुलर जो मेजर क्वेश्चन था वो भी ओवर होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CA TV। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर के MCQ भी फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो थ्योरेटिकल थे, हमको उसको याद करना पड़ा, समझना पड़ा, ये सब चीज़ें रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। और अब ऐसे वीडियो तो आ ही जाते हैं, जब थ्योरेटिकल है तो मैं इसको आगे ऐसे नहीं बढ़ा सकता, हमको याद करना रहेगा, तब जाके वो समझ में आएगा हमें, अदरवाइज़ सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होता। तो चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।